चिंताजनक भी है और नए भविष्य की तस्वीर पे एक धब्बा भी है। लेकिन बावजूद इसके ये चल रहा है, इतने सारे नियम कानून होने के बावजूद भी चुनाव से सबसे पहली बात तो आप हमारे देश का कानून ये समझिए कि यदि आप जेल में हैं उसके बावजूद चुनाव लड़ सकते हैं, ये अद्भुत तरीके की योग्यता है। और योगेश एक जी, शिक्षा के लिए, एक पासपोर्ट बनने के लिए आप पे एक अगर केस भी है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में अगर आप 24-48 घंटे बंद होकर नौकरी चली जाएगी। लेकिन राजनीति में इतना सब कुछ कैसे संभव है, इतने खुले कानून कैसे हैं, ये कहीं ना कहीं पीड़ाजनक और आश्चर्यचकित और करने योगेश वाली जी, बात है सर। जातिगत समीकरणों के लिहाज से छोटे दलों की बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका रही है। और फिलहाल जो रुझान देखे जा रहे हैं, छोटे दल अगर महागठबंधन समर्थित है तो वो पूरी तरह से फ्लॉप ही साबित हुए हैं, लेकिन एनडीए ने छोटे दलों को साध कर वोटों का ध्रुवीकरण करके महागठबंधन का अपने पक्ष में चुनाव नतीजे लाने में बहुत वो कारगर साबित हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे दलों की भूमिका को आपको नहीं लेना चाहिए, यदि आप हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि आपने हरियाणा के पिछले ये जो चुनाव हुआ, इससे पिछले चुनाव की अगर बात करेंगे तो अंतिम समय में एक पार्टी जिस तरीके से उभर के आई थी, उसने लास्ट समय पे खेल बदल दिया था। आप देखिएगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के पसीने भी छूट गए थे और अंतिम समय में उस दल का साथ लेके अपनी सरकार बनाई। तो कोई भी जो छोटा दल होता है उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे आपने प्रशांत किशोर की भी चर्चा करी, तो मेरा ऐसा निजी एक अनुभव है प्रशांत किशोर को लेके कि प्रशांत किशोर अभी चुनाव जीतने के लिए उसमें नहीं उतरे थे। ये अभी उनको चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है। ये एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कई बार आप शादी में जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं और आप केवल लिफाफा देके आ जाते हैं, तो वो उपस्थिति दर्ज कराना, सारी बड़ी पार्टियों के बीच में सारी सीटों पे लड़ना, हालांकि 243 में से मुझे लगता है 3 सीटों में उनका कोई तकनीकी कारण की वजह से अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर पाए थे, 240 सीटों पे वो लड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। जो आदमी इतना बड़ा रणनीतिकार हो, जिसका देखिए, लोहा जाग गए हैं प्रधानमंत्री से अखिलेश यादव, अब जाग गए हैं। कह रहे हैं एसआईआर का, बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर ने खेल किया। एसआईआर के खेल के बाद ये जो है रुझान जो है वो अब बदलाव, जो नतीजे आ रहे हैं वो बदलाव हुआ है। उन्होंने एसआईआर का हवाला देते हुए ये बात कही है। अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि एसआईआर का हम खेल होने नहीं देंगे, बड़ी बात कह रहे हैं। वही इस चर्चा की शुरुआत ही इस तरह से हुई है, जब हारेंगे तो फिर इस तरह की बीमारियां बताएंगे कथित तौर पर। अमित जी, देखिए, एसआईआर के मुद्दे पे लगातार चर्चा हुई है, बहस भी हुई है। और राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पहले चरण के मतदान के पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, डेटा दिया उन्होंने। उस डेटा को अगर आप समझें तो उसमें से एक मकान उन्होंने दिखाया था जहां 60 वोट का लगभग उन्होंने बताया कि यहाँ पे 60 लोगों का वोट है। अगले ही दिन वो व्यक्ति हरियाणा का निकल के आता है, उसने बताया कि कैसे 60 लोगों का जो वोट है वो हमारे घर में है। उन्होंने बताया कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी गांव में, इसी घर में रह रहे हैं और अभी भी आप रह रहे हैं, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो जो खंडन जिन लोगों को उन्होंने लिखा, उन्हीं वही लोग आके बाहर निकल के उस एसआईआर का खंडन कर रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खंडन कर रहे थे। रही बात एसआईआर के मुद्दे पे, अखिलेश यादव जी जो बयान दे रहे हैं कि एसआईआर का खेल है, एसआईआर ने खेल कर दिया, तो मैं ये मानता हूं कि कुछ अनियमितताएं रही हैं और उसको चुनाव आयोग ने अपने संज्ञान में लिया था और उस पर काम भी किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, आधार को मैंडेटरी बनाया और लगातार आधार पे चर्चा होती रही कि आधार हर जगह मैंडेटरी है, तो चुनाव आयोग ने जो है इसको एसआईआर से दूर क्यों रखा, फिर उसको आधार कार्ड को भी ऐड कर लिया गया। बाकी जो चीज़ें जो अखिलेश यादव जी कहना चाह रहे हैं कि अगर पूरी की तरीके से इस पूरे जो आप जो अभी तक जो समीकरण निकल के आया, अभी तक जो निर्णय निकल के आया है, जो आपको जनता का जो फैसला दिख रहा है, 192 सीटों पे जो एनडीए आगे चल रहा है और लगभग 47 सीटों पे महागठबंधन, और लालू के लाल की भी सांसें अटकी हुई हैं, आगे पीछे हो रहे हैं बिल्कुल तेजस्वी यादव। मुझे तो खेसारी जी का वो बयान याद आ रहा है कि कमल का फूल जो है वो किसी काम में नहीं आता, सिर्फ चढ़ाने के काम आता है। तो शायद जो है कमल का फूल जो है वो भगवान में चढ़ा दिया गया है और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है। और जिस तरह से उन्होंने जो है राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी एक राय रखी थी, जनता ने उसको अस्वीकार किया
और आज खेसारी लाल यादव की जो सीट है अगर आप देखें छपरा, वहां से भी वो पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी भी जो है लगातार वो पीछे चल रहे हैं, 100, 200, 500, 3000, इस तरह से जो चौथे पांचवें चरण का जो मुकाबला है वो कहीं एक कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल रही है बड़ी सीटों पे। ये सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, क्या स्थिति अभी लग रही है? देखिए कमोबेश मुझे लगता है हार का अंतर जो रहेगा वो बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा। हो सकता है 200 हो, 300 हो, 400 हो, ऐसी बहुत सी सीटें हैं। अभी भी महागठबंधन के पक्ष में अगर आप देखेंगे तो जो 2020 की हम जो प्रवक्ता थे अक्षण बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम ये मान के चलते हैं, अभी भी आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं और बिहार में जो है शाम तक जो है रिजल्ट बदलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि इतनी बड़ी लीड जब हो जाती है, जो 12:30 बजे हम ये बात कर रहे हैं, ईवीएम का ज़माना है, कोई हम पत्राचार नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे जो बक्से नहीं खुल रहे हैं कि गांव के बक्से बाकी हैं, अभी शहरी बक्से खुल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है। धड़ाधड़ वोट काउंटिंग हो रही है, लगभग आपको जो है 4 से 5 बजे तक निर्णय साफ हो जाएगा। और एनडीए हम लोग जो घटक दल जो देख रहे थे वो आपने देखा होगा 150, 160 जितने भी एग्जिट पोल थे उसमें एनडीए को जो है ये सीट बहुमत मिल रहा था, और वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हुआ है। अखिलेश यादव का जो पोस्ट है सोशल मीडिया एक्स पर, वो आपको दिखा रहे हैं बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो होने नहीं देंगे, एसआईआर का ही हवाला वो दे रहे हैं। भले ही वो जितना भी एसआईआर को लेकर इस तरह की बात करते रहे, लेकिन तथ्य ये भी है कि फर्जी वोटर्स पर जब नकेल कसी गई तो फिर वोट शेयर भी बढ़ा, एक पक्ष में लहर भी गई एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के। देखिए प्रियांक जी, मैं इसको फर्जी वोटर नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम नोएडा में रह रहे हैं, हो सकता है कि मेरा होम टाउन में वोट हो और वहाँ से न कटा हो और हमने यहाँ पे वोट बनवा लिया। तो एसआईआर एक प्रोसेस है कि जो लोग पलायन कर गए हैं या जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका वोट जो है फिर से एक बारी काउंटिंग होती है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने लोग आपके घर में रह रहे हैं। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग फर्जी वोटर नहीं कह सकते हैं। हाँ, जिस घुसपैठिए की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, लगातार चनपटिया में जब उन्होंने रैली की, घुसपैठिए नहीं रहने देंगे, घुसपैठिए दिल्ली का भी मुद्दा थे, घुसपैठिए पंजाब के मुद्दे में भी घुसपैठिए बैठ जाते हैं। जी अपनी बात रखिए आप। जी, घुसपैठियों का मुद्दा पूरे देश के चुनाव में जिस तरह हावी रहा है, अब बिहार के चुनाव में भी जिस तरह से दूसरे चरण के चुनाव में जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई, वहां पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। लेकिन जब वो चुनाव खत्म हो जाता है, मुझे लगता है आज के बाद बिहार में घुसपैठिया नामक कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा बीजेपी का कोई कैंडिडेट। ठीक है योगेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी अखिलेश यादव के बयान पर, एसआईआर का खेल होने नहीं देंगे। जाग गए हैं बड़ी देर बाद अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी सक्रियता बिहार चुनाव में बनाए हुए हैं, तो इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति लगातार बनाए रखी, बरकरार रखी। बड़ा अच्छा भी लगा। और उन्होंने पीछे 2 दिन पहले उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि मुख्यमंत्री तो जो है हमारी पार्टी से ही बनेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस तरीके की चीजों से उन्होंने, मैं आपको रोक रहा हूं योगेश जी, कैसी सक्रियता। चाचा भतीजे में एक बार फिर विवाद देखने को मिला, चाचा पहुंचे नहीं बिहार में, खुद टीपू लगे रहे चुनाव प्रचार में, उसके बाद आजम को आगे किया, कोई खास वहां पर माहौल भी नहीं बना पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक बार शीशे में दरार आ जाती है, वो कितना भी महंगा शीशा हो, उसमें चेहरे 2 दिखते हैं। तो जो इनके पारिवारिक आंतरिक कलह हुआ, वो तो हमने शुरू से देखा ही देखा। किस उतार चढ़ाव, उठक पटक के साथ उनकी सामाजिक क्षति भी हुई, वो भी हमने देखा। हालांकि उस समय मुलायम सिंह यादव जीवित थे, सब उनके सामने हुआ। लेकिन ये बात बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, जब हम पत्रकारिता के अपने कालखंड में थे, तो हमने ये देखा कि वो पहले ही कहा करते थे कि अपनी विरासत वो भाई को नहीं, अपने बेटे को ही देंगे। और जो एक स्वाभाविक बात से सच और सही बात भी है। जिस तरीके से वो किसी के बुरे भी नहीं बने थे और अपने सगे भाई को उन्होंने दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया था, वो बहुत देखने वाली बात थी। खैर बाद में चीजें खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले हैं राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला किया है, बड़ा पलटवार किया है। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नेहरू जी की जयंती पर राहुल का कांग्रेस पर जो है तोहफा दिया है 95 सीटों का, ये बोले हैं गौरव भाटिया। राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला, उन्होंने कहा कि 95 हार का हमने तोहफा दिया है।
कांग्रेस को। विरासत भी चली गई, साख भी चली गई, बोले हैं गौरव भाटिया। योगेश जी। जी देखिए, अब जब आदमी जब जीत में होता है, ऊर्जा में आता है, तो गौरव भाटिया साहब अपनी बात रख ही रहे हैं, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन अभी जैसे कि परिणाम को भी निर्णय में बदलने में कुछ समय है, क्योंकि बीते चुनाव में हमने हरियाणा में भी देखा था कि अंतिम समय में जैसे बाजी बदली थी, तो थोड़ा सा भी मेरे ख्याल में आवश्यकता है। हालांकि जिस हिसाब से आंकड़े, जिस हिसाब से इस समय बहुमत सिद्ध हो रहा है, इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि जो है अब सरकार बनने की स्थिति में नहीं है। और मुझे लगता है पूरी तरीके से जो है छावनी बन चुकी है, और ढोल नगाड़े में आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, तो तयशुदा जीत की हुंकार भर दी है इस समय एनडीए ने। और ये जीत जो है, ये एक बड़ी जीत जो है, जिसकी कल्पना स्वयं मुझे लगता है इतनी बड़ी जीत की एनडीए ने भी नहीं करी थी। बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। क्योंकि महागठबंधन जिस बार वोट चोरी को से लेके और बाकी चीजों तक अपने आप को बता रहा था, दिखा रहा था, तो ये लगता था कांटे की टक्कर है। कल तक भी आप देखेंगे सारे जो सर्वे पोल्स आपने भी देखे होंगे, तो उसमें कहीं भी इतना बड़ा मार्जिन कहीं नहीं दिख इतना रहा बड़ा था। ये दिख रहा था आकलन नहीं 40-60 जरूर दिख रहा था, ये आपने भी देखा होगा। लेकिन इतनी बड़ी बढ़त, इतनी बड़ी चढ़त, इतनी बड़ी जीत, ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी मुझे लगता है एनडीए के लिए उपलब्धि है। और जो बाकी मुद्दे थे, जो वोट चोरी से लेके बाकी जो गठबंधन के मुद्दे थे, जनता ने उनको स्वीकार नहीं करा। और जन स्वराज पार्टी पीके प्रशांत किशोर को भी जिस तरीके से हमें लग रहा था कि कुछ खेल हो सकता है, कुछ सेंध वो लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्वे ने 2 से 5 और 5 से 8 सीटें भी दी थी, और मुझे लगा शायद अब तक मेरे का मानना ऐसा खाता भी नहीं खुला, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और जो रिजल्ट है वो सोच के बिल्कुल उलट है। कई बार ऐसा बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय राजनीति में बड़ा कमाल हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके के उलट रिजल्ट भी देखने को मिल और जाते हैं। बहुत ही मैं स्वयं इस साइलेंट बात को वोटर भी माने जाते हैं, खासकर वहां की महिलाएं। तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और अभी जो गौरव भाटिया बोले हैं, उन्होंने कहा कि साख चली गई। साख सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की ही गई है। वो तो कह रहे थे कि मैं शपथ में मिलता हूं, और यहां इतना बड़ा खेला हो गया। अमित जी देखिए, आपने एक बात कही कि जो प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत किशोर ने कई सारी पीसीस की, उसमें ये बात भी उन्होंने रखी कि या तो मैं अर्श पे हूँगा या तो मैं फर्श पे हूँगा, बीच वाला मेरा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और ये बात अगर कोई रणनीतिकार पहले से कह रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं शाश्वत सत्य है कि उन्होंने जो बात कही थी उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक जो संयोजक है एक पार्टी का, अगर वो पहले से कह रहा है कि मेरी कोई केजरीवाल टाइप की कोई स्थिति नहीं होगी कि मैं 30 सीटें 35 उन्होंने सीटें, मिली जुली बात कह दी थी कि 10 सीटों से कम रहेगी, या फिर नहीं, उन्होंने कई सारी पीसीज में कहा तो कि मेरा कोई बीच वाला आंकड़ा नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोली थी कि या तो नहीं 10 12 15 सीटों पे बात नहीं की उन्होंने कभी भी। आप अगर पुराने उनके कोई भी बयान शब्दशः यही था कि मैं आपको बताऊं, या तो मैं अर्श पे हूंगा और या मैं फर्श पे हूंगा। फर्श का मतलब यह है कि या तो मैं जीरो हूंगा और या तो फिर मैं आपको सीधे एक सुनामी लेके आऊंगा। तो वो जो जिस सुनामी की बात कर रहे थे प्रियंक जी, वो सुनामी आपको बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती। मैंने कहा ना, उन्होंने जन जागरण का कार्यक्रम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने मुद्दे उठाए पलायन के, उन्होंने मुद्दे उठाए रोजगार के, उन्होंने मुद्दे उठाए कल कारखानों के, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, हम जीविका दीदी योजना चलाएंगे। अमित जी, चूंकि अब पीके की बात हो ही रही है, जी। किसी वक्त वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में भी ताकत लगा चुके हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी उनके महत्व को समझते हुए क्या उनको आगे चल के अपने साथ जोड़ने की कुछ कवायद भी करेगी? नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है जब वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े, उसके पहले उन्होंने कई बार खुद कहा प्रशांत जी ने कि हमने कांग्रेस को भी अप्रोच किया, हमने अलग अलग पार्टियों को अप्रोच किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया। और रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 में कैंपेन किया था। उसके बाद फिर जब 2015 में चुनाव होते तो वो नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं और उनका कैंपेन करते हैं, और नीतीश कुमार जी की पार्टी में उनको एक पद दिया जाता है, 2nd नंबर माना जाता है। लेकिन उससे भी उभर के फिर वो जब ममता बनर्जी का चुनाव होता है तो वो वहाँ जाते हैं, और जब लोग कह रहे थे कि अब की बार एनडीए या बीजेपी 200 पार, उन्होंने कहा था, साफ साफ कहा था कि बीजेपी 70 से 80 सीटों से ऊपर नहीं जा पाएगी। और वो जो आकलन उन्होंने जो प्रस्तुत किया था, वो आकलन बिल्कुल सही गया था। नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा कहीं ना कहीं।
नहीं, प्रशांत नीतीश किशोर। कुमार के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि बिहार को जो आगे ले गया है, जो 5 साल उन्होंने पहले काम किए थे, उन 5 साल के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। बाकी जो 15 साल जो थे, जो उनका इधर उधर जाना आना जो लगातार बना रहा, जिसमें वो 9 बार मुख्यमंत्री बने, अब की 10वीं बार वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये जो घटनाक्रम रहा, उसके लिए वो हमेशा उन्होंने जोर शोर से जो है आवाज उठाई और कहा कि जो 5 साल में जो विकास हुआ था, निश्चित तौर पर उन्होंने बिहार को बदलने का प्रयास किया था। जो जंगल राज से जो मिला था उनको 2004 में, वो जंगल राज से निकल के उन्होंने प्रगति की तरफ जो है लोगों को ले गए और एक सपना जो दिखाया था उन्होंने बिहार की जनता को, उसकी तरफ उन्होंने काम किया था 5 साल। लेकिन बाकी जो 15 साल उनके जो गए, वो कहीं ना कहीं इधर उधर दर बदर की राजनीति में भटक गए और उसकी वजह से जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बिहार में पुल भी बने हैं, बड़े बड़े पुल बने हैं, जिनको एक जिलों को दूसरे जिले से जोड़ दिया गया। आज भी बहुत सारे डूब क्षेत्र हैं वहाँ पे, जहाँ पे अभी भी पीपी के पुल चल रहे हैं। नगर पालिका हो, चाहे वो लोगों के जो संयोजन से जो लोगों ने अपनी एक छोटे सा एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया हुआ, वो समूह पीपीए का पुल के निर्माण में सहयोग करते हैं और उसी पीपीए के पुल से हजारों लोग गाड़ियां जो है गुजरती रहती हैं। अभी भी बिहार में बहुत जो डूब क्षेत्र की हम बात करें, चाहे पूर्णिया की बात करें, चाहे हम राघोपुर जहां से अभी तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, अदर स्टेट में जो वहाँ पे सड़कों का हिसाब किताब है, जिस तरह से गलियां, जिस तरह से लोगों का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। उसकी वजह से जो है जनता कहीं ना कहीं अभी भी सोचती है कि अगर लगातार नीतीश जी की सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी और केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। इस वजह से जनता का ये भी एक रुख रहा है कि बिहार में जो है आरजेडी की जो चाहे जो भी घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उस पर भरोसा न करके उन्होंने नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा जिताया। और सबसे बड़ा मैं बार बार बोलूंगा, जीविका दीदी जो वृद्धा योजना थी, 400 रुपए को बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया गया। और उसके बाद शराबबंदी जो एक बड़ा मुद्दा है, वो महिलाओं के बीच में जाहिर सी बात है एक बड़ा मुद्दा है। वो नहीं चाहती हैं कि दोबारा से शराब नीति को जो है लागू किया जाए और जिससे उनका जो खामियाजा है, उनके घर में जो एक कलह होती थी, जो वो सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो, ये कोई एक परिवार नहीं चाहता है। तो आम जनता जो है थोड़ा सा अपने मुद्दों पे भी काम कर रही है। जी, और योगेश जी, जब हम लोग ने बिहार का रुख किया, वहाँ की नब्ज टटोलने की कोशिश की चुनाव प्रचार के दौरान, वहाँ पर जेडीयू के नेता इस बात पर कॉन्फिडेंट दिखे कि ईबीसी वोटर्स को, मुस्लिम वोटर्स को हम साध कर कहीं ना कहीं बीजेपी जैसे दलों को कमजोर कर देंगे काफी हद तक। लेकिन अब जो नतीजे हैं उस पर सवाल यह भी उठा कि ओवैसी जैसे नेताओं ने वहां आकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया। यादव वोटर्स काफी हद तक, जब तेज प्रताप सरीखे नेता एक अलग दल बना लेते हैं तो यादव वोट का भी ध्रुवीकरण होता है। तो अपनी ही जातियों में बढ़ती चली गई क्या जेडीयू? देखिए, ऐसा तो कोई खास प्रभाव इन बातों का मैं अपनी समझ के हिसाब से कहता हूं कि नहीं पड़ा होगा, कि इन सब चीजों से प्रभाव पड़ा होगा। और बात रही कि घर में जब फूट होती है तो इसका फायदा तो बाहर मिलता ही मिलता है। लालू परिवार के दोनों बेटों में जो फूट हुई, जिस तरीके की चीजें देखने को मिली, हालांकि मैं कहूंगा उसमें कोई बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, क्योंकि उनको इतना गंभीरता से जो है लिया नहीं जाता। लेकिन बात रही जो मुस्लिम फैक्टर की आप बात बता रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो सकती थी महागठबंधन के लिए। और मुझे लगता है जिन सीटों पर वो जीत रही है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर मुस्लिम बहुल्य इलाका होगा, जिस तरीके से इतनी सीटों पर भी वो आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं स्पष्ट बताऊं, वो आपको सुनने में कैसा लगे नहीं तय करता, लेकिन वो उस वोट की परवाह भी नहीं करती। अगर आप देखेंगे उस वर्ग की, मुस्लिम वोट की, वो उतनी परवाह भी नहीं करती। वो अपने दल पे, अपने बल पे, ईबीसी की तो अपने हिसाब करती से है चुनाव बहुत ज्यादा। ईबीसी की तो उसने पूरा ख्याल रखा, ईबीसी वर्ग का। हाँ, नहीं, अब देखिए जिस तरीके से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए, उस पे उन्होंने विपक्ष कहता है कि उन्होंने खुले तौर पर रिश्वत दी। तो देखिए, अब ये बात तो उनके समझने की है कि उन्हें किस आधार पे कौन सी बात समझनी है, और अंत में जीत तो निर्णयों की होती है। तो उन्होंने अपनी पटकथा को, अपनी रणनीति, अपनी राजनीति की चीजों को किस तरीके से संजोया और वो लोगों ने स्वीकार करा, और
ये बात सही है, जैसे हमारे साथी मित्र भी बता रहे थे, जब केंद्र में सत्ताधारी सरकार जिसके साथ आप लड़ते हो, उसके लिए भी जनता सोचती है और आगे बढ़ती है कि योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ दिल्ली में भी देखा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रही, तो वो उनका समन्वय बन नहीं पाया। तमाम योजनाएं थी, उनकी घोषणाएं भी होती थी, लेकिन वो लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था, काम नहीं हो पाता था। शायद एक सोच का फैक्टर ये भी हो सकता है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, ये बात समझने की कि क्या इस चीज का भी एक इम्पैक्ट जो जनता के दिमाग पे है और अंतिम समय में वोट बदलने के लिए बीजेपी पे प्रेरित होने के लिए वो कर सकता है। तो ये एक अच्छी मतलब एक अच्छा आकलन का एक छोटा सा उदाहरण ये सेट होता है कि ये भी एक काम हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीजों को अगर हम करें तो त्रुटियों की तो एक माला होती है, ऐसी मोतियों की भी माला होती है। कौन किसको राशि कौन सा नग सूट कर जाए, किस पार्टी को किस नेता को कौन सी चीज सूट कर जाए, ये तो कहना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अपने अपने स्तर पे जिस लोगों ने प्रयास करा वो प्रशंसनीय भी है। और इतना बड़ा जीत का आकलन, इतना बड़ा जो वो था, वो हमने भी नहीं तय करा था, वो आपने भी नहीं सोचा था, वो सर्वे और पोल्स ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी रफ्तार से एनडीए भगता चला जाएगा। और ये जो भागने की स्पीड है, लगातार आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ये रुकी नहीं रही है। ये ऐसे रॉकेट की तरह उड़ रही है जैसे जमीन से सीधा आसमान पे, ये यूं भी नहीं जा रही है, सीधा यूं जा रही है। तो ये बड़ा आश्चर्य भी कर रही है और मुझे लगता है एनडीए के परिवार को बड़ी खुशी की बात है, उनके लिए बड़ा बधाई की बात है कि उन्होंने अपने प्रदर्शन को जिस तरीके से संजोया, उससे कहीं बढ़कर, उससे कल्पना से कहीं आगे बढ़कर उन्होंने वो रिजल्ट को भी पाया। तो भारतीय राजनीति है, जी अमित जी, उतार चढ़ाव मिलते रहेंगे। नौकरी के लॉलीपॉप भी इस बार खूब हर दल की ओर से खूब दिए गए। अलग अलग लोगों ने नौकरियों की बौछार की बात करी। तेजस्वी यादव ने तो हद पार करते हुए ये भी कह दिया कि हम भाई हर घर में सरकारी नौकरी, वैकेंसी भले 3 लाख के आसपास हो, लेकिन वो जो है 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी बांट देने का वो भी सरकारी दावा कर गए। उनको ये नहीं पता था कि ग्राउंड क्या है। लेकिन अब जो बिहार की जनता है, कुछ इसी तर्ज पर प्रशांत किशोर ने भी कुछ दावे किए कि हम जो है युवाओं की नौकरी की प्राथमिकता रखेंगे, पलायन रोकेंगे। लेकिन बिहार की जनता को खासकर नीतीश कुमार पर ही भरोसा है कि वो नौकरी के मुद्दे का हल कर सकते हैं बिहार की आवाम। देखिए, नौकरी के मुद्दे का हल हो ना हो, बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं और जो आपको संकल्प पत्र में ही दिखते हैं। अगर मैंने कई बार बोला है, अगर आपको डिलीवरी की नौकरी जो है लगता है कि 1 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। कल भी मैं एक देख रहा था कि जिसमें कि बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ गई है। अब लोग अगर इस बेरोजगारी दर को डिलीवरी बॉय बना दें हमारे युवा को, तो मैं नहीं मानता हूं कि उसको नौकरी की तरह देखा जाए, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है, आज है कल नहीं रहेगी। क्योंकि आप अपने ही देश के लोगों को अगर दौड़ा रहे हो गाड़ियों से और हर आधे 1 घंटे में एक्सीडेंट हो रहा है, लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हमारा देश का जो युवा जो बेरोजगार है, मजबूरीवश जो है वो डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है, तो मैं उसको रोजगार नहीं मानता। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे थे, उन्होंने एक हास्यास्पद वाली बात हो गई कि आपने जो एक जल्दबाजी में एक बयान दे दिया कि आप सबसे आगे दिखना चाहते थे और आपने कहा कि हर घर नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरियां, 4 करोड़ नौकरियां। ये एक ऐसी चीज है जो जनता को समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने भी कमोबेश पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और ये 1 करोड़ नौकरियां भारतीय जनता पार्टी कहां से देगी, ये भी दावा देखने लायक होगा। क्योंकि अब तो जो आप निर्णय देखिए, जनता ने जो दिया है आपको, जो आशीर्वाद दिया है, उसकी सुनामी दिख रही है, 190 प्लस चल रही है। हाँ, तो वो जो सुनामी है उसको भी परखना पड़ेगा, वो कितनी दूरगामी परिणाम देती है, भारतीय जनता पार्टी कितना खरा उतरती है, संकल्पों से परे तो नहीं। क्योंकि अभी भी जो जीविका दीदी योजना है उसमें 10,000 ही मिले हैं, आपको 2 लाख और देना है। नीतीश बाबू ने 2022 में भी ये कहा था कि हम 2 लाख रुपए देंगे, तो उस हिसाब से 1 करोड़ लोगों को अगर 2 लाख रुपए देते, वो कोरोना के समय पे जो उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 2 लाख रुपए देंगे हर घर को, तो वो मिलना चाहिए था महिलाओं को, वो नहीं मिला, सिर्फ 10,000 रुपए मिले, लोग उसी में खुश गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव के दरमियान, चुनाव से पहले, चुनाव का एक मास्टर स्ट्रोक जो नीतीश जी ने खेला, जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी, जिस तरह से उन्होंने दावे पेश किए, जिस तरह से उन्होंने एक इच्छा शक्ति दिखाई, दृढ़ इच्छा, आप रैलियों में भी देख सकते थे। जिस तरह पहली जो बड़ी चुनावी जनसभा हुई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, जिस तरह उन्होंने अपनी जनता को बताया कि हम कैसे कैसे काम करेंगे और क्यों जिताया जाए। योगेश जी, अमित जी की इसी बात को आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी नौकरी, 1 करोड़ नौकरी का जो मैनिफेस्टो में बात कही है,
लेकिन नौकरी तो दिलाएंगे, लेकिन कैटेगरी नहीं बताएंगे। क्या पकौड़ा तलना भी, जोमेटो में डिलीवरी करना भी, क्या वो रोजगार का ठप्पा बीजेपी पर लगेगा कि हमने इस तरह की नौकरियां दिलाई हैं? कोई कैटेगरी नहीं बताई गई है कि किस तरह की नौकरी। ऑडियो अनम्यूट कीजिए, तब अपनी बात रखिए आप योगेश जी। भारतीय राजनीति में एक अच्छी बात यह है कि आप जिस तरीके से घोषणाएं कर देते हैं, जिस तरीके से योजनाओं को प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए धरातल पे कुछ दिखता नहीं है, धरातल पे कुछ समझ आता नहीं है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि चुनाव के दौरान कही हुई बातें, मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ 20 से 25% भी अगर अमल हो जाए तो उस राज्य के साथ देश की तस्वीर बदल जाए। तो ये जो चुनावी वादे हैं, इसके लिए तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, समझते आ बहुत रहे बड़ा हैं। बदलाव अभी राघोपुर सीट से देखने को मिला है। 4500 सीटों से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 4500 सीटों से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। योगेश जी अपनी बात रखिए। हाँ, तो देखिए बात ये होती है, जितने दावे होते हैं वो तो हम बहुत शुरू से देखते आ रहे हैं, उस पर कसौटी पे कोई खरा उतरा नहीं जाता है, और जनता को अगर बहुत स्पष्ट और कड़वे शब्दों में कहूं तो वो ठगा जाता है। अब जनता उस भरोसे पे, उस वादे के भरोसे पे कितना अपने आप को तैयार रखती है, वो उसके समझने की बात है। क्योंकि केवल जैसे आपने कहा कि पकोड़े तलने की जॉब को लेके, डिलीवरी बॉय की जॉब को लेके, प्राइवेट जॉब को लेके भी अगर वो जॉब गिन रहे हैं तो ये मूर्खता जनता की और हमारी होगी। क्योंकि नौकरी का अर्थ तो ये होता है सरकार की ओर से सरकारी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर को आप यदि उतना क्रिएट करते हैं, बड़ी खबर, अगर बहुत नौकरी बड़ी आपको खबर हम बढ़ानी- आपको बता रहे हैं। एफएम न्यूज सबसे पहले चुनाव नतीजों से जुड़ी बता रही। बिहार में एनडीए को बम्पर बहुमत मिल गया है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए के 195 सीटों का जो आकलन है, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं 195 सीटें पर, और महागठबंधन के बीच जो फासला है 42 और 195 का है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शाम को 6 बजे मुख्यालय पहुंच रहे हैं। एनडीए के लिए बहुत बड़ी खबर है योगेश जी। देखिए सर, बड़ी खबर है, खुशी की खबर है। जैसा वो चाह रहे थे, जैसा वो कल्पना कर रहे थे, उससे बढ़कर अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और इन्होंने पिछले दशक भर में अपना साथ रहने का जो प्रमाण दिया है, फैसला लिया है, क्योंकि आज भी अगर कहीं बात होती है, हालांकि वो हास्यप्रद तरीके से लोग ले लेते हैं कि कब वो बाजी मार दे, तो वो हमेशा बीजेपी को भी धक धक रहती होगी और बाकी लोगों को, उनके समर्थकों को भी रहती होगी। लेकिन जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ, फिर उसमें इन्होंने 7 ज्वाइंट वेंचर पे मिलकर साथ साथ बिल्कुल सेम सीटों पे चुनाव लड़ा, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात रही कि ये जो प्यार है, ये जो साथ है, ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये प्यार का गठबंधन है, ये जरूरत का गठबंधन है एक दूसरे के लिए, ये टिका रहेगा, बना रहेगा। इस चुनाव से भी ये तय हो जाता है। तो अच्छी बात है, जैसा कि आपने कही कि क्या नाम है, इस तरीके से अगर उनको वो 6 बजे जा रहे हैं और आपके पास सूचना आ रही है, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि सरकार बन चुकी है और वो घोषणा कर दी गई है, और वो उस खुशी को जाहिर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बधाई के पात्र हैं। अमित जी, क्या ये जल्दबाजी है अभी इस तरह का ऐलान कर देना कि शाम को प्रधानमंत्री मोदी जो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यालय जा रहे हैं, क्या अभी जल्दबाजी हो गई या थोड़ा इंतजार अभी और करना चाहिए? नहीं, कभी भी आपने देखा होगा अगर प्रधानमंत्री जी का बीजेपी मुख्यालय का जो दौरा होता है वो 12:30 से 1 बजे के बीच में आ जाता है, और जिस तरह की जो सुनामी है, इसको लीड जिस तरह से एनडीए कर रहा है, उसको छू पाना भी असंभव हो गया है। 42 सीटें महागठबंधन के खेमे में है, 195 सीटें आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। अब आप समझिए, मैं इसको अगर बहुत ज़्यादा कमोबेश देखूं, 20-25 सीटें ऊपर नीचे, 122 का आंकड़ा 180 में भी अगर छू रहे हैं, वो 180-175 जा रहे हैं, तो ये अब बस औपचारिकताएं मात्र बची हुई हैं, जिनको महागठबंधन शाम तक ढोएगा। उसके बाद तो जो वहाँ पे आपने देखा कि चाहे आरजेडी का मुख्यालय हो, चाहे कांग्रेस का मुख्यालय हो, वहाँ पे एक सन्नाटा पसरा आपको दिख रहा होगा। नहीं, अब तक उनके कार्यकर्ता जो है जलेबियाँ बांट रहे होते और ढोल ताशे के नगाड़ों पे वो नाच रहे होते। यहाँ पे अगर ढोल ताशे नगाड़े जो है बीजेपी के मुख्यालय के आसपास दिख रहे हैं, चाहे बिहार की हम बात करें, चाहे बिहार अन्य बीजेपी के कार्यकालों में जिस तरह लगातार वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, तो
वो आपको जो खुशी है वो दिख रही है। इतना बड़ा अगर कोई पार्टी अगर सुनामी की तरह लीड ले जाती है, मध्य प्रदेश का कमोबेश यही हाल था, एक बार लीड लिया था उसके बाद वापस कहाँ आया। गुजरात में जब लीड हुई तो दोबारा वापस कहाँ आई। और अमित जी, आरजेडी से तो ये उम्मीद नहीं थी, 32 सीटें मात्र सिमटी हुई नजर आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव की उन रैलियों में भी कमाल नहीं दिखा, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई? भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, बिल्कुल ये तो आपको अंदाजा लग गया है, क्योंकि जो जनता का जो जनादेश है वो आपके सामने है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो घटक दल, जो कांग्रेस जो है, विक्रम बैताल की ये स्टोरी जो है आपको समझ में आनी चाहिए, जो लालू यादव के कंधों पे